देखो जरा। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9, रे ऑप्टिक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। देखो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थी, एक मिनट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो हमारे पास रेडिएशंस थी वो कौन कौन सी थी, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, है ना, विजिबल लाइट। फिर उसके बाद हमने एक्सरे, यूवी रे, गामा रे, इनको देखा। अब उन सभी जो रेज थी, वेव्स थी, उनमें से एक छोटा सा पार्ट था, है ना, जो कि था विजिबल लाइट, है ना। अब वो जो विजिबल लाइट था उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो तो विजिबल लाइट या सिर्फ लाइट अगर हम कहते हैं तो लाइट है क्या, है ना। लाइट बेसिकली होती क्या है, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, या कह लो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो अगर हम इसके वेवलेंथ के टर्म में बात करते हैं तो जो कॉमनली याद रखना है कि वेवलेंथ के टर्म में लाइट, विजिबल लाइट की रेंज क्या होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में। ये रेंज होती है किसकी, विजिबल लाइट की। यही रेंज है जो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं। हम किसी और रेडिएशन को नहीं देख सकते, बट हम विजिबल लाइट की हेल्प से देख पाते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसकी रेंज याद रखना 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। अब लाइट जो होती है वो क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। अब लाइट की स्टडी को ना हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जो लाइट है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक को हम लाइट की स्टडी करते हैं किसके अंदर, रे ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। और दूसरे को हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। अब ऐसा क्यों, है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं, है ना, इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट के बारे में जानते हैं। अगर हम रे ऑप्टिक्स में जब लाइट की स्टडी करते हैं तो पहले माना जाता था जब न्यूटन के टाइम पर, ठीक है, लाइट को स्टडी करा गया, लाइट के बारे में जानने की कोशिश करी गई, तो माना गया कि लाइट जो होते हैं वो ना पार्टिकल नेचर रखते हैं। मतलब हम ये मान सकते हैं कि लाइट जो होते हैं वो पार्टिकल नेचर रखते हैं। कैसे मान सकते हैं, तो ये हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर मान लो जैसे लेजर लाइट होता है, लेजर लाइट को अगर हम ऑन कर दें तो उसकी जो रेज होती है वो स्ट्रेट पाथ में जाती हैं, ट्रेवल करती हैं। जैसे एक मान लो हमने स्टोन को फेंका, ठीक है, अगर वहां पे स्टोन को हम अगर फेंकते हैं, ग्रेविटी का इफेक्ट ना हो तो वो स्ट्रेट पाथ में सीधे सीधे चला जाएगा। उसी तरह से अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं या फिर किसी सोर्स से हम क्या करते हैं, डालते हैं, तो वो भी क्या करता है, वो भी एक स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करता है। तो यहाँ से ये माना गया कि जो लाइट होती है उसका भी कैसा नेचर होता है, लाइट का भी पार्टिकल नेचर होता है, ओके। अब लाइट का भी कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। एक सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हैं। वो कैसे, कि मान लो जैसे कि हमने ना एक कार्डबोर्ड लिया है और उसमें एक छोटा सा यहाँ पे हमने होल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल इसके पैरेलल में हमने एक और कार्डबोर्ड लिया है और इसके पैरेलल में हम यहाँ पर एक और छोटा सा होल कर लेते हैं। अगर हमारे पास मान लो यहाँ पर ना कोई भी एक लाइट का सोर्स है, ठीक है,
लाइट का सोर्स मतलब कोई कैंडल मान सकते हो या लेजर लाइट मान सकते हो। मान लिया मैंने ये लेजर लाइट हमने ले रखा है, यहाँ से अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो हमने क्या देखा कि ये लाइट जाएगी इस तरह से। अगर ये होल इसके पैरेलल में होता है तो इस पैरेलली हमें यहाँ पर जो है स्क्रीन पर लाइट की रेस दिखाई देती है। तो इससे क्या मालूम चलता है कि लाइट सीधे सीधे जाता है। ठीक है, तो ये माना जाता था कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर रखता है। पार्टिकल नेचर रखता है तो जिस तरह से कोई भी एक मूविंग पार्टिकल, जैसे एक पत्थर है हमारे पास, है ना, एक स्टोन है, एक स्टोन को अगर हम फेंकते हैं सीधे सीधे तो उसके पास क्या होता है, तो स्टोन के पास एनर्जी होती है। किस फॉर्म में एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। कैसे, तो उस पार्टिकल का मास है, उस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो उसके पास क्या है, एनर्जी है, मोमेंटम है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, जिस तरह से उस पार्टिकल के पास, उस छोटे से स्टोन के पास जिसको हमने थ्रो कराया, फेंका है, उसके पास एनर्जी है, मोमेंटम है, उसी तरह से अगर लाइट को भी हम मान लें कि वो भी पार्टिकल नेचर रखता है तो उसके पास भी क्या है, एनर्जी है और मोमेंटम है। अब लाइट के पास एनर्जी है ये कैसे पता चलेगा, तो अगर मान लो धूप में अगर खड़े हो जाते हो, है ना, मान लो तुम धूप में अगर खड़े हो जाओ 10-15 मिनट के लिए भी, तुम्हें क्या लगता है, गर्म सा महसूस होने लगता है, फील होने लगता है। वो क्यों हुआ, क्योंकि वो रेडिएशन जब हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रही है तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी हम फील कर पाते हैं। ठीक है, तो वो हमें बताता है बेसिकली कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम सेंस कर पाते हैं। ओके, तो ये पहले मानते थे हम कि लाइट जो होती है वो क्या होती है, पार्टिकल नेचर रखती है। लेकिन बाद में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जो कि पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं किए जा सके, है ना। अब वो उन एक्सपेरिमेंट में से कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। जैसे कि एक होता है हमारे पास इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस होता है, पोलराइजेशन होता है, डिफ्रैक्शन होता है। ये कुछ ऐसे हमारे पास फिनोमिना है जिनको पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर जाकर के जो वेव नेचर है वो कंसिडर करा जाने लगा। जो कुछ साइंटिस्ट आए, हाइजन नाम के साइंटिस्ट आए, है ना, उन्होंने बताया कि हाँ, जो लाइट के पास होती है वो मतलब वो पार्टिकल नेचर नहीं बल्कि वेव नेचर रखते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हम पहले पार्ट जो इसका है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, यानी जिसमें हम बेसिकली पार्टिकल नेचर को ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसके हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आकर क्या आएगा कि कुछ ऐसे फिनोमिना है हमारे पास, जैसे कि कुछ फिनोमिना जो मैंने अभी बताया, कौन कौन से बताए। तो सबसे पहले था हमारे पास इंटरफेरेंस। क्या होता है इंटरफेरेंस, तो ये मैं आगे बताऊंगा तुम्हें जब हम आगे थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस ये एक फिनोमिना होता है। दूसरा हमारे पास होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है ये भी हम पढ़ने वाले हैं, डिफ्रैक्शन, ठीक है। और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हालांकि सिलेबस से काट दिया गया है, बट तो इसीलिए थोड़ा सा पार्ट हम इसका फिर भी टच करेंगे, पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताता हूँ मैं। इंटरफेरेंस होता है, ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर दो लाइट आपस में जब क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो ब्राइटनेस और डार्कनेस भी पैदा होती है। अब ये बड़ा अजीब सा था कि अगर मान लो एक बल्ब को हमने जलाया, दूसरे बल्ब को भी जलाएंगे तो रोशनी तो बढ़ जानी चाहिए, इसका मतलब ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस होना चाहिए था, है ना, वहां पे डार्कनेस तो हो नहीं सकता, है ना। यानी एक लाइट अगर दूसरी लाइट को मतलब काटती है तो ब्राइटनेस भी आती है, डार्कनेस भी आती है। ये चीज हमें कहाँ देखने को मिलता है, इंटरफेरेंस के अंदर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या कहते हैं, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ये थोड़े नाम है, टर्म्स है, इसके अंदर जो यूज होंगे ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट का बेंड हो जाना थ्रू दी ऑब्स्टेकल। मान लो हमारे पास ना कोई एक ऑब्स्टेकल मतलब मान लो एक लकड़ी का कोई पीस है ना, और यहाँ से हमने क्या करा, एक टॉर्च को जलाया, है ना, एक टॉर्च को हमने क्या करा, यहाँ से मतलब ऑन करा। अब टॉर्च को अगर हम ऑन करते हैं ना तो जो इसकी लाइट जाती है, हम तो समझ रहे थे कि उसको सीधे सीधे ट्रेवल करना चाहिए, है ना, लेकिन यानी इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे लाइट जाती नहीं है। वो लाइट क्या होती है, कुछ इस तरह से जाने के बाद ये ऐसे फैल जाती है। ध्यान दोगे, कभी भी जैसे कि लाइट जो होती है वो इस तरह से स्प्रेड होना चाहती है। जैसे कि अगर हम फ्लैश लाइट को भी ऑन करते हैं ना तो उसकी एकदम स्ट्रेट नहीं जाती, फ्लैश लाइट हमारा क्या होता है, फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम किसी टॉर्च से लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं और बीच में हमने कोई मान लो लकड़ी का पीस रख रखा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लकड़ी के इतने ही पोर्शन तक, ऊपर ही तक रहेगा, लाइट नीचे भी फैलेंगी, यहाँ पे भी आ जाती है ना, ऑब्जर्व करा होगा यहाँ पे। तो
ये जो चीज है ये बताती है कि लाइट जो होती है वो बेंड कर जाती है ना, जिसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। या फिर देखा होगा तुमने कि अगर रोशनदान वगैरह होती हैं या खिड़की वगैरह, खिड़की में कोई छोटा सा होल होता है या दरवाजे में छोटा सा होल होता है, उसके अंदर से रोशनी जब आती है तो जितने साइज का होल होता है क्या उतने साइज का ही हमें मतलब अंदर रूम के अंदर वो सर्कुलर पार्ट दिखाई देता है, उससे छोटा दिखाई देता है, उससे बड़ा दिखाई देता है, कि उसके इक्वल दिखाई देता है। देखा ही कभी? ज्यादा थोड़ा सा मतलब बड़ा दिखाई देता है। हाँ, बड़ा दिखा है। तो ये भी क्या है कि हमारे जो खिड़की है या दरवाजे, उसमें तो साइज छोटा, जो होल का साइज होता है वो छोटा रहता है, लेकिन यहाँ पे जब लाइट अंदर आती है तो उस होल का ना साइज हमें बड़ा दिखाता है। क्यों? क्योंकि लाइट कहीं ना कहीं बैंड हो रही है। तो वहां पर भी क्या होता है कि अगर उस दरवाजे में मान लो ये छोटा सा होल है, रोशनी आ रही है इस तरह से, अब रोशनी जब आ रही है तो अंदर हमें वो होल का जो साइज है वो कुछ बड़ा सा दिखाई देता है इस तरह से। ठीक है, अब ये हुआ क्या, लाइट जो है उसे तो स्ट्रेट पाथ में आना चाहिए था, है ना, तो उसको तो उतने ही साइज का बनाना चाहिए था यहाँ पे सर्कल जितने साइज का होल था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो थोड़ा सा बड़ा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वहां पे लाइट कहीं ना कहीं बैंड हो रही है। अभी बेंडिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था रे ऑप्टिक्स हमारा या पार्टिकल नेचर, तो इसीलिए फिर बाद में वेव ऑप्टिक्स आया। ठीक है, जो कि हमें समझाता है यहाँ पर। ओके, अच्छा, तो हम क्या करेंगे, अब एक एक करके इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हम रे ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे फिनोमिना है जो हम सिर्फ रे ऑप्टिक्स से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर कुछ ऐसे फिनोमिना है जो सिर्फ वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन करा जा सकता है, रे से एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो ये इन चीजों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा बेसिक बेसिक मैंने यहाँ पर बताया है, तो देखो ध्यान से। तो ऑप्टिक्स के कितने पार्ट हैं? दो, है ना। एक हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और एक को हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं वेव नेचर। वेव नेचर मतलब जैसे कि अगर हम एक पत्थर को पानी के अंदर छोड़ते हैं यानी गिराते हैं तो क्या होता है, एक सर्कल टाइप में वेव बनती है। तो ये वेव जैसा नेचर लाइट भी रखता है। तो ये कैसे रखता है, तो वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने छोटी क्लास में मतलब 9th-10th में हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है ना, और वेव ऑप्टिक्स को टच नहीं करा था, लेकिन यहाँ पे हम वेव ऑप्टिक्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल रे ऑप्टिक्स जो है हमने जो पढ़ा है पहले भी, उसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो समझ आया क्या लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ रेंज इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इसकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है? 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। यानी कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा पार्ट जो है विजिबल लाइट का, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम पार्टिकल नेचर से यानी कि रे ऑप्टिक्स से किस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाते हैं जो कि वेव ऑप्टिक्स से या वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो उसमें ना तुम्हें एग्जांपल में ध्यान रखना है। एक को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे ध्यान दो, हमने पढ़ा कि जो लाइट होती है उसके दो नेचर होते हैं। कौन से दो नेचर होते हैं? तो एक होता है हमारे पास पार्टिकल नेचर और एक होता है हमारे पास वेव नेचर। अब जो पार्टिकल नेचर होता है ना, पार्टिकल नेचर एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारे जो ड्यूल नेचर जो आएगा चैप्टर, उसके अंदर इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और वेव नेचर से किन चीजों को एक्सप्लेन करा जा सकता है? तो ये हमारे पास क्या होते हैं, तीन ऐसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिनको सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन करा जा सकता था। ठीक है, इनको हम पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो तुम्हें ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि विच वन ऑफ द फिनोमिना इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो जो हमारे पास पार्टिकल नेचर है उससे हम किसे एक्सप्लेन करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। लेकिन जो वेव नेचर होता है उसे हम किसे एक्सप्लेन करते हैं? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। ठीक है, हम वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरह से पार्टिकल नेचर से हम डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, तो ये जितने भी मैंने फिनोमेना जो लिखे हैं इनको हमें वैसे भी पढ़ना है डिटेल में आगे। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब इसमें ना हमें कुछ थोड़ा बेसिक बेसिक चीजों को भी जानना है, क्योंकि इसमें मेन डेरिवेशन भी है। रे ऑप्टिक्स में डेरिवेशन है थोड़ा सा अच्छे खासे, है ना।
तो वो हमें करने हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑप्टिक्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स का यही है, 14 मार्क्स का अकेला ये चैप्टर है तुम्हारे, इसका वेटेज ज्यादा है और क्वेश्चन बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, तुम आसानी से कर लोगे अगर ये चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेते। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर जो लाइट है ना, वो लाइट को अगर हम किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, तो किस किस तरह के फिनोमिना होते हैं, है ना। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, ये सरफेस हमारा कैसा भी हो सकता है, तो फिलहाल हम एक नॉर्मल सरफेस की बात करें। ये हमारे पास एक सरफेस है। अब इस सरफेस पर हमने क्या करा, हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया, ठीक है। यहाँ से हम लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं इस तरह से। अब लाइट जब इंसिडेंट होगा, है ना, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इस रे को जो इंसिडेंट करता है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये लाइट इंसिडेंट होने के बाद क्या क्या होगा, तो आंसर है रिफ्लेक्ट होगा, है ना, यानी कि लौटेगा। अगर ये हमारा सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये लाइट ऐसे इंसिडेंट करा और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस सरफेस से। तो ये कौन सी रे होती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। और ये कौन सी हमारे पास रे है, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, और ये कौन सी हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे। तो एक तो हमें समझ आया कि एक फिनोमिना कौन सा होगा, रिफ्लेक्शन का होगा। ओके, अच्छा, दूसरा फिनोमिना कौन सा होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमारे पास लाइट जो है वो इसमें रिफ्रैक्ट हो जाए। रिफ्रैक्ट का मतलब इस मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर सकता है। मतलब मान लेते हैं इस साइड में ग्लास है, तो यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर सकता है, जिसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम यहाँ पर, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास रे है जो अंदर गई थी, एंटर करी थी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो पहला क्या फिनोमिना हुआ था, पहला हुआ था रिफ्लेक्शन का, ठीक है। और दूसरा कौन सा फिनोमिना हुआ, रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन का। ओके, अच्छा, और भी कोई फिनोमिना होता है क्या, तो आंसर है एक और फिनोमिना होता है। वो कौन सा फिनोमिना है, तो वो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि अगर लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती है, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो एक शीशे मिरर को ही लेकर के हम धूप में खड़े हो जाते हैं, तो हमें पता है कि मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जब हम इसको कुछ देर तक पकड़ के रखेंगे, उस शीशे को होल्ड करके रखेंगे धूप में, तो हम देखते हैं शीशा गर्म हो जाता है। अब गर्म कैसे हो गया, है ना, कहीं ना कहीं उसने लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और लाइट की एनर्जी, हीट एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब करेगा तभी तो वो गर्म हो गया ना। तो इसका मतलब वो एक और फिनोमिना शो करता है, किसका, एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट के बारे में 11th में पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर किसी भी सरफेस के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट करती है तो 3 टाइप के फिनोमिना होते हैं। कौन से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई सा भी सरफेस ले लो, है ना, उसमें ये 3 फिनोमिना होते ही होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा सरफेस नहीं है जो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, या 100% लाइट को रिफ्रैक्ट कर दे, या 100% एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मान लो हमारे पास कोई एक मिरर है, शीशा है ना, उसी को ही धूप में लेके खड़े हो जाओ, तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम मतलब 100 में से वो 95% लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन कुछ को एब्जॉर्ब भी करेगा, तभी तो वो गर्म हो गया शीशा। और कुछ को रिफ्रैक्ट भी करेगा, रिफ्रैक्ट मतलब अंदर भी एंटर करता है, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि हमने पीछे पेंट कर रखा है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रखा है, तो वो पेंट कर रखा है, उसकी वजह से क्या है कि मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो उस सरफेस को हम क्या बोल देते हैं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ध्यान रखना, अगर लाइट जिस फिनोमिना को ज्यादा शो करता है ना, वो नेचर शो कर रहा है वो सरफेस, तो उस सरफेस को हम उसका नाम दे देते हैं। जैसे अगर कोई मिरर है, वो मैक्सिमम लाइट को 95% लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
लेकिन मतलब अगर कोई सारी सारी सरफेसेस सारी काम करती है, सारे काम तीनों करे, के बिल्कुल तीनों। ऐसा कोई भी सरफेस नहीं है जो क्या करे, एक ही फिनोमिना को शो करे। अब ये कैसे, जैसे कि मान लो हमारे पास एक कांच की स्लैब है ना। अब कांच की स्लैब में से अगर हम लाइट को पास करते हैं तो 100% लाइट को ये रिफ्रैक्ट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लाइट को पास करेंगे तो पता है हमें कुछ लाइट जा रही है लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट भी होती है, फ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी दिखाती है ना। हम ऐसा कोई सा भी सरफेस ले लेंगे, ग्लास सरफेस ले लो, है ना, उस पर लाइट को डाल के देखो, कुछ ना कुछ लाइट जरूर रिफ्लेक्ट होगी। और वो अगर बहुत देर तक रखोगे तो वो हॉट भी होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। जैसे धूप में ही रख दो उस ग्लास को, या तो फिर क्या होता है, गर्म होंगे वो, तो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना भी होगा। तो 100% एक आइडियल सरफेस कोई भी पॉसिबल नहीं है जो कि एक ही फिनोमिना को शो करे, ठीक है। या एब्जॉर्प्शन का बात करो, एब्जॉर्प्शन में भी क्या होता है, 100% वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आइडियली कोई भी ऐसा सरफेस नहीं होता जो एक ही फिनोमिना को शो करे। तो इसीलिए हम ना यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं कि हम उस सरफेस को क्या कैसे नाम देंगे। तो इसीलिए जो ज्यादा क्या कहते हैं, जिस टाइप की फिनोमिना को ज्यादा शो करता है, हम उस सरफेस को ना उसका नाम देते हैं। जैसे ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब जानते हो, जैसे एक कांच की पट्टी है हमारे पास। अब वो मैक्सिमम लाइट को क्या करेगा, आर पार जाने देगा। आर पार जाने देगा मतलब कि वो रिफ्रैक्ट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कोई मिरर है, मिरर में हमने पीछे क्या कर रखा है, एक मेटेलिक सरफेस से हमने पेंट कर रखा है ना। हम सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, एल्यूमिनियम की उसकी कोटिंग कर लेते हैं और पीछे पेंट कर देते हैं, तो वो एक बन जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि मैक्सिमम लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है, वो कभी नहीं करता, ठीक है। तो फिजिकल जितने भी सरफेस होते हैं, ये टर्म ध्यान रखना, फिजिकल सरफेस, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे जितने भी हम मटेरियलिस्टिक सरफेस बनाते हैं वो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट या एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो ये तीन टाइप के फिनोमिना होते हैं, समझ आ गया। नाम कैसे देंगे हम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और एब्जॉर्प्टिव सरफेस क्या होता है, जो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे ब्लैक बॉडी हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत, कि आइडियली ब्लैक बॉडी मतलब प्रैक्टिकली हम ऐसे ब्लैक बॉडी तो नहीं बना पाते कि जो सारी लाइट को हमेशा के लिए एब्जॉर्ब करके रखे, है ना, क्योंकि प्योर ब्लैक वो बनाना मुश्किल है। हम वो जो क्या कहते हैं कार्बन ब्लैक होता है, उसमें भी क्या बोलते हैं कि हाँ 99% को तो एब्जॉर्ब करेगा, बट कुछ परसेंट को तो वो कहीं ना कहीं वो भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करता है, ठीक है। तो इसीलिए वो 100% वो भी एब्जॉर्ब नहीं करता, ओके। अच्छा, तो ये तीन टाइप की फिनोमिना में से हम किसको पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन को। सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। हमने ये एब्जॉर्प्शन पहले पढ़ रखा है तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। 11th क्लास में एब्जॉर्प्शन का कुछ पार्ट था तो वहाँ पे हम पढ़ रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये दो फिनोमिना को हम यहाँ पर पढ़ने वाले, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जब भी हम पढ़ते हैं तो इसके लिए कुछ टर्म्स जो हैं वो बार बार यूज होंगे, ठीक है। तो वो टर्म्स को यहाँ पर समझ लो, ठीक है। सबसे पहले लाइट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है, तो बेसिकली रे ऑफ लाइट इज द पाथ ऑफ लाइट, यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जैसे अब मान लो लाइट जो है ना, अब लाइट को समझने के लिए हमें क्या था कि उसको किसी चीज से शो करना था, मतलब लाइन से किसी चीज से तो शो करना था। तो हमने पार्टिकल नेचर में क्या बोला कि जैसे एक स्टोन है उसको अगर हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, है ना, तो वो क्या करता है, वो स्ट्रेट पाथ में जाता है। हमने भी बोला कि लाइट भी क्या है, लाइट भी एक पार्टिकल नेचर रखता है, वो भी एक स्ट्रेट पाथ में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई भी जो लाइट है ना, अगर वो इस तरह से मूव करिए आगे की तरफ, तो हमने क्या बोला, एक लाइन बनाया और सिंपली एक एरो बना दिया। एरो क्या बताता है, उसके आगे की डायरेक्शन, यानी आगे की तरफ ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है इसको क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। बेसिकली रे ऑफ लाइट है क्या, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ किसका, पाथ ऑफ लाइट का, यानी लाइट के रास्ते का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। तो ध्यान दो, रे ऑफ लाइट क्या होती है, रे ऑफ लाइट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, यानी लाइट के रास्ते की रिप्रेजेंटेशन और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो जैसे कोई मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ लगा रखा होता, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम पीछे ऐसे बना लेते हैं, तो ये बताता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये लाइट ऐसे आया और यहाँ से क्या करेगा, इस तरह से चला गया, मान लो ये यहाँ पे इसने क्या करा, रिफ्लेक्ट करा, मैक्सिमम लाइट को यहाँ पर इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ओके। मैक्सिमम लाइट को यहाँ पे इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ओके। तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या कहलाएगा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, ओके।
अच्छा, ये मैंने इंपॉर्टेंट नोट बता ही दिया कि देयर इज नो एनी फिजिकल सरफेस विच कैन 100% गिव द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फिजिकल सरफेस नहीं होता जो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट या फिर एब्जॉर्ब कर सके। ओके, हाँ, लेकिन 100% लाइट को हम रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे कि एक TIR नाम का फिनोमिना होता है ना, जिसमें फिजिकल सरफेस लेते ही नहीं है हम। ठीक है, हम बिना फिजिकल सरफेस लिए क्या करेंगे, वहां पर लाइट को ना रिफ्लेक्ट करवाएंगे। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ये। तो ये क्या फिनोमिना होता है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, देयर इज नो फिजिकल सरफेस विच कैन 100% शो द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ भैया। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन है क्या, बताओ, रिफ्लेक्शन क्या था? जब इंसिडेंट रे क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट होके एक सरफेस से हाँ सेम इंसिडेंट एंगल के थ्रू निकल जाता है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हाँ, मतलब जिस मीडियम से लाइट आई है, किसी सरफेस पर टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस अगर लौट जाती है, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो सिंपल सी भाषा में, रिफ्लेक्शन। हाँ, जिस मीडियम से लाइट आए उसी मीडियम में वापस लौट जाए टकराने के बाद, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होगा, जब एक मीडियम से है और दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। हाँ बिल्कुल, तो उस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ध्यान रखना, दोनों में फर्क क्या है, जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में वापस लौट रहा है तो रिफ्लेक्शन, बट जिस मीडियम से आ रहा है दूसरे मीडियम में एंटर कर जा रहा है तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का सिंपल मतलब जो डेफिनेशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज द फिनोमिना ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। यानी सरफेस पे टकराने के बाद अगर वो उसी मीडियम में वापस लौट जा रहा है तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ध्यान देना जरा, रिफ्लेक्शन है क्या, एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर जिस मीडियम से आएगा सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट लॉ हैं जो हमने पहले पढ़े, कौन कौन से, तो बताओ जरा, कौन से लॉस पढ़े हैं तुमने? लॉ जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बताओ। पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है, तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे याद करोगे ना तो जल्दी से कैच कर पाओगे उस चीजों को। कि क्या कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम होते हैं। हाँ बिल्कुल, और दूसरा होता है कि क्या कहते हैं एंगल वो क्या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते सेम ही हैं। प्लेन पे लाई करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान देना जरा, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ध्यान देना जरा यहाँ पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब वो मतलब 100% नहीं बल्कि 99 या 95% लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते कैसे हैं, तो मुझे बताओ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते कैसे हैं हम, पीछे पेंट करते हैं क्या? पेंट में भी जैसे कि हम क्या करते हैं, उस चीज जो मिरर होता है ना, मिरर में ऐसा है क्या चीज, है ना, जो कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है? मिरर है क्या आखिर? मिरर तो एक ग्लास है, कांच है ना। अब कांच क्या आता है, मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को शो कर सकता है? नहीं। फिर कैसे करेगा वो, लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है? तो देखो ध्यान से, लस्टर जानते हो, लस्टर, LUSTRE, लस्टर मतलब चमक, शाइन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं,
तो जो लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, शाइन करने की जो प्रॉपर्टी होती है, वो किसके पास होती है? मेटल के पास होती है। तो बेसिकली जो ग्लास में पीछे जो हम पेंट करते हैं ना, हम वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक मेटालिक कोटिंग करते हैं, सिल्वर की कोटिंग या एल्यूमिनियम की कोटिंग करी जाती है ना। उसके बाद जाके उसके ऊपर पेंट किया जाता है। तो उसके अंदर वो जो मिरर होता है उसके अंदर वो मेटल ही होता है जो रिफ्लेक्शन को करवाने का काम करता है। तो ध्यान रखना जरा, उसमें जो ग्लास है वो नहीं करा रहा रिफ्लेक्शन का काम, बल्कि कौन करा रहा होता है उसके अंदर? जो हमारे पास मेटालिक सरफेस है, मेटालिक कोटिंग है, वो कर रहा होता है। ओके, तो अभी हमारे जितने भी ये मिरर वगैरह सब में हाँ, सब ऐसी में एक लेयर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब में जो पीछे रहती है कोटिंग, उन सब में क्या होती है? मेटल की ही कोटिंग रहती है। तभी वो जा करके क्या करता है, रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना को हमें शो करके दिखाता है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है ठीक, लस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है किस पे होती है? मेटल के पास ही होती है। मेटल्स में होती है। हाँ, तो इसी वजह से अब वहां पे जो कोटिंग करते हैं हम, वो उसी की ही कोटिंग करी जाती है। तो जो हम कितने अच्छे से अच्छे जो बनाते हैं यहाँ पे मिरर, उसके पीछे बहुत बारीकी से तरह से काम जो किया जाता है। तो पीछे जो कोटिंग चढ़ाई जाती है ना, वो मेटल की ही कोटिंग करी जाती है। ठीक है, तो ध्यान देना जरा, उसमें जो रिफ्लेक्टिंग का काम है मेन, वो किसका होता है? वो मेटेलिक सरफेस का ही होता है। ओके, अब देखो ध्यान से, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉज की बात करी। ठीक है, कौन से दो लॉ है हमारे पास? तो सबसे पहले, अगर ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे हम लाइट को इंसिडेंट अगर करवाते हैं, है ना, इस तरह से लाइट आई, इस पे इंसिडेंट करी, तो ये कौन सी रे होगी हमारे पास? इंसिडेंट रे होगी। अब हमने ये ऑब्जर्व करा हमेशा कि हम जिस एंगल पर इसको इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पर इसको ये जो लाइन ले लिया, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो ये लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन। नॉर्मल मतलब क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल लाइन, ये लाइन ऐसी है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या होता है? नॉर्मल। तो इस नॉर्मल लाइन के साथ जितना एंगल यहाँ पे बना रहा होता है इंसिडेंट रे, उतना ही एंगल ये क्या बनाता है? रिफ्लेक्टिंग रे के साथ बनाते हैं। मतलब ये जो लाइट आई, टकराने के बाद ऐसे चली गई, अब जितना एंगल यहाँ पे बनाते हैं, मान लो ये 30 डिग्री का बना रही, तो यहाँ पे कितने बनाएगी? 30 डिग्री का। यहाँ पे 40 डिग्री का, तो यहाँ भी 40 डिग्री का। ठीक है, तो जितने जितने का एंगल यहाँ पे बनेगा, वहां उतने का एंगल यहाँ भी बनता है। किसके साथ? नॉर्मल के साथ। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करा, हमने एंगल को बार बार चेंज करके भी देखा, तो हमने पाया कि जितना आई है उतना ही आर है। मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे, क्या? कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमें देखने को मिला, है ना। यानी इसमें क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट करे, हमें उससे रिजल्ट मिला, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। ओके, तो पहला तो क्लियर है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये रहेगा। अब यहाँ पर जो दूसरा लॉ है उसको समझो। हमारे पास जो ये लाइनें हैं, कौन कौन सी? एक ये वाली लाइन जो बनाई, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रे। ये कौन सी लाइन है हमारे पास? इसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सी लाइन है? ये है हमारी नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो ये तीनों जो लाइनें होती हैं, ये एक ही प्लेन पर होती हैं। प्लेन पर क्या कहने का मतलब है? तो जरा यहाँ पे समझना, कहाँ गया इसमें हमारे पास 3 पेन। देखो, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर, कोई सा मैं पेन ले लेता हूँ, यूज करता हूँ। कहाँ गया 3 पेन? जैसे मान लो, समझना, मैं दिख रहा हूँ क्या क्लियर है यहाँ पे? दिख रहा है क्या? पेन दिख रहा है? हाँ भैया। ठीक है, यस सर। देखो, तो यहाँ पर मान लो ये नॉर्मल लाइन है ना, और ये हमारा सरफेस है। ठीक है, अब ये सरफेस है, तो यहाँ से इंसिडेंट रे इस तरह से है, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ है हमारे पास। तो यहाँ पर तीनों के तीनों क्या है? एक ही प्लेन पर है। एक ही प्लेन पर कहने का क्या मतलब है कि अगर हम इन तीनों को किसी शीट पर रखेंगे ना, तो ये तीनों के तीनों एक ही शीट पर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ही शीट पर, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ये वाले जो हमारा इंसिडेंट रे है वो एक ही शीट पर है, नॉर्मल भी एक ही शीट पर है, और ये चला जाए इधर।
यानी ये आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर या प्लेन के अंदर ऐसे चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये तीनों तीनों क्या रहेंगे, एक ही प्लेन पर रहेंगे। एक ही प्लेन पे रहने का क्या मतलब है कि इनको हम किसी प्लेन पर अगर रखेंगे तो वो प्लेन से बाहर नहीं जा सकते या प्लेन के अंदर नहीं जा सकते। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पर बने हुए रहते हैं। ठीक है, एक ही प्लेन पे रहने का मतलब क्या हो गया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे, एक ही शीट पे रहेंगे। ओके, यानी कि अगर मान लो हमने ये जो पेज ले रखा है, इस पेज पर हमने ये लाइन बनाई और ये लाइन बनाई और ये लाइन बनाई, तो ऐसे नहीं हो कि शीट से बाहर की तरफ, आउटर की तरफ या शीट के अंदर की तरफ जा रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट समझना जरूरी है जो मैंने यहाँ पे बोला कि एक ही प्लेन पर रहेंगे। ओके, समझ आया ये चीज क्या बोला मैंने यहाँ पर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों जो होते हैं एक ही शीट पर मतलब एक ही यहाँ पर प्लेन पर रहने चाहिए। ओके, तो इसीलिए ये दूसरा लॉ है इंपॉर्टेंट सा, क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे के सारे क्या रहेंगे, सेम प्लेन में ही रहने चाहिए, प्लेन से बाहर या कोई भी इनमें से एक प्लेन से बाहर या प्लेन के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तीनों तीनों एक ही प्लेन पर बने रहने चाहिए। ओके, अब देखो, भैया हाँ बहुत बोलो। से ऐसे नॉन नॉन मेटल्स भी तो होते हैं जो क्या कहते हैं ऐसे शाइन मारते हैं, तो वो भी तो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। देखो, अब यहाँ पे ना लस्टर की प्रॉपर्टी उसके उनके अंदर भी थोड़ी बहुत होती है ना, जैसे कि हाँ हाँ, हम यहाँ पर जो बोलते हैं कि वो जो चमक जो कर रहा है वहां पे, उसका सरफेस इस तरह से हमने क्या कर रखा है, जब उसको कट करा है। देखो, अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करते हैं ना, जैसे कि मान लो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ इनको। मान लो कि हमारे पास है ना कोई भी एक सरफेस है ना, आप कोई भी एक सरफेस है, ये 100% प्लेन है ये हम बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे ना अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रहते हैं, ये इस तरह से एटम्स का अरेंजमेंट है ना। अब ये इतने सारे करोड़ों की संख्या में रहते हैं, तो इनका ना कंटिन्यूस पैटर्न नहीं रहता है ना। ये माने कि मतलब एक लकड़ी के पीस को ही मान लो, उसको तुम कितना भी ऐसे प्लेन करते जाओ, क्या तुम्हें 100% वो प्लेन सरफेस मिल जाएगा क्या? तो आंसर है, अगर माइक्रो लेवल पे देखने जाओगे तो ऊपर नीचे तो उसमें भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम उसको और प्लेन करते जाएं तो एक ऐसा टाइम मान लो अगर आ जाता है कि उसमें ऑलमोस्ट है ना, उसके सारे एटम्स हम मान लेते हैं इक्वली डिस्ट्रिक्ट बैठे पड़े हैं, सेट हो रखे हैं, तो वो मतलब क्या सारे होगा, इंटरमोलिकुलर वो हाँ बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, तो वो बंद हो जाएंगे, तो वो ना थोड़ा सा क्या करेंगे, लस्टर की प्रॉपर्टी शो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो तो ये फिर तो इस हिसाब से जो डेफिनेशन है उसमें मेटल की जगह हम ये लिख सकते हैं कि जितने भी लस्ट्रस प्रॉपर्टी दिखाते हैं उसको यूज करते हैं। लेस्टर की बिल्कुल, इसमें लेस्टर वाली प्रॉपर्टी हम जो यूज करते हैं वो इसी वजह से तो यूज कर पाते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें ना, तो मेटल्स को इन सबको ना अरेंज कर पाना हमारे लिए थोड़ा ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू ये नॉन मेटल। ठीक है, तुमने पढ़ा अच्छा। होगा शायद आइसोट्रोपिक वगैरह नेचर, ये कुछ हम्म। है ना। हाँ, तो यही चीज यहाँ पे काम आती है फिर बाद में। ओके, चलो, तो ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, इन दोनों लॉस को पढ़ लिया, और ये पुराने हमने 10th में भी पढ़े थे वही वाले लॉ हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे बताना था, तो ये हम फटाफट से इनको आगे बढ़ाते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? दो लॉज में कौन से थे हमारे पास, दो लॉज, पहला नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो दो इंपॉर्टेंट इसके लॉज हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो मिरर होते हैं उसमें भी हम प्लेन मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर इनकी बात कर रहे होते हैं। हम प्लेन मिरर की यहाँ पर अगर बात करें तो प्लेन मिरर हमारा क्या होता है, ये प्लेन मिरर हमारे पास, तो इसके बारे में हम जानते हैं क्या क्या, कि मान लो जितने डिस्टेंस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख रखा है ना, उतने ही डिस्टेंस पर हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, और जो इसका फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। वो कैसे इनफाइनाइट होता है, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है हमारे पास है ना, वो यहाँ पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, इसके बारे में ध्यान है क्या होता है? रेडियस ऑफ जब कर्वेचर, मिरर का जो कर्व सरफेस होता है, हाँ हाँ अगर उसको कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर दे तो
जो सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस होता है उसको कर्वेचर बोलते हैं, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ हाँ। और उसका हाफ जो होगा वो होगा हमारा फोकल लेंथ। और क्या कहते हैं ये जो कर्व का पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस होगा कर्व में, उसको अपर्चर बोलते हैं। हाँ और जो क्या कहते हैं फोकस जहाँ से चेक करते हैं कर्व सरफेस से, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ अपर्चर या कुछ ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, तो वही थोड़ा सा बेसिक चीजें फटाफट से बताता हूँ क्योंकि इसमें ये सारी चीजें यूज होंगी। अब मैंने जब बोला कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। अब ये कैसे इनफाइनाइट होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझना, क्योंकि प्लेन मिरर तो नहीं है, हमें स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। ठीक है, प्लेन मिरर उसी का एक केस बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम स्फेरिकल मिरर को जब पढ़ेंगे तो प्लेन मिरर उसी के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा केस बन जाता है। अब यहाँ पे f इज इक्वल टू इनफाइनाइट हमने क्यों बोला, तो थोड़ा सा इसके बारे में सुन लो। जो ये हमारा प्लेन सरफेस होता है इसको हम एक स्फीयर का ही बहुत छोटा सा पार्ट मान लेते हैं। अब वो कैसे, अब ये तो प्लेन है ना, इसको कैसे मान सकते हैं हम स्फीयर का पार्ट। तो ध्यान देना, ये स्फीयर का पार्ट कैसे माना जा सकता है, तो हम एक इनफाइनाइट हम एक ऐसा स्फीयर मान सकते हैं जिसका रेडियस इनफाइनाइट हो। वो कैसे, तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर इसी पार्ट को उठा करके इसका बहुत बड़ा रेडियस अगर मान लो, बहुत बड़ा रेडियस कितना होगा, तो मान लेते हैं बहुत ज्यादा ही बड़ा अगर हमने पार्ट ले रखा है, स्फीयर ले रखा है ना। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाया है, बट इसको अगर हम बहुत ही बड़ा सा अगर मान लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये माना जा सकता है। तो प्लेन मिरर को हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ही लार्ज जो हमारे पास स्फीयर है, एक छोटा सा उसका पार्ट माना जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है। सॉरी। तो यहाँ पर अगर एक ऐसा इमेजिनरी हमने सरफेस बनाया है जिसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, और ये इमेजिनरी स्फीयर जो लिया है हमने, ये क्या होगा, ये यहाँ पर काफी बड़ा है। काफी बड़ा इन द सेंस कैसे, मान लो अर्थ मान लेते हैं ना, अर्थ क्या है हमारे लिए बहुत बड़ा स्फीयर है। अब अर्थ के एक छोटे से पार्ट पर हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमने यहाँ पर मान लो कोई मिरर ले रखा है। अब अर्थ के सामने उस मिरर का साइज क्या है, पॉइंट साइज का होगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन हमने लिया है एक इनफाइनाइट स्फीयर का लिया होता है। अब इनफाइनाइट स्फीयर का रेडियस भी क्या होगा, यहाँ पर इनफाइनाइट ही लेंगे। तो क्योंकि हम वहाँ पे आर की वैल्यू इनफाइनाइट लेते हैं, क्योंकि वो प्लेन मिरर इनफाइनाइट स्फीयर बहुत बड़े लार्ज स्फीयर का एक पार्ट होता है, हमने ये मान करके उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोला, इनफाइनाइट है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इनफाइनाइट होगा तो फोकल लेंथ भी क्या होगा उसका, वो भी इनफाइनाइट होगा। कैसे, क्योंकि फोकल लेंथ होता है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो इनफाइनाइट अपॉन में 2 करोगे तो वो भी इनफाइनाइट आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि कोई पूछ सकता है तुमसे कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कैसे इनफाइनाइट होगा, तो एक इनफाइनाइट से स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट प्लेन मिरर को हम मानते हैं, और उस बड़े से स्फीयर इनफाइनाइट वाले रेडियस वाले स्फीयर का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां पे आर की वैल्यू इनफाइनाइट मानते हैं, तो फोकल लेंथ भी क्या मानते हैं हम, इनफाइनाइट मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हमारा सारा का सारा फोकस किस पे रहेगा, स्फेरिकल मिरर के ऊपर रहेगा। क्योंकि स्फेरिकल मिरर को अगर हम पढ़ते हैं तो हम इनके छोटे छोटे केसेस यहीं से बना पाते हैं। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर किस मिरर को पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर स्फेरिकल मिरर को या स्फेरिकल ग्लासेस को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे। ओके, अब स्फेरिकल मिरर में भी हम जानते हैं कि हमारे पास कितने स्फेरिकल मिरर के टाइप्स होते हैं, कितने होते हैं, हमने पढ़ा है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या फर्क है दोनों में, एक कन्वर्जिंग होता है, एक डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग मतलब क्या कहते हैं एक जगह पे फोकस कर देगा। हाँ, और डाइवर्जिंग मतलब क्या कहते हैं वर्चुअली एक जगह पे फोकस करेगा लेकिन एक्चुअल में वो क्या कहते हैं पार्टिकल्स को अवे कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल। तो देखो ध्यान से, जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है, अब स्फेरिकल बार बार मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, तो जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर
अगर हम मान लेते हैं ये जो हमारे पास मिरर है या ये जो मिरर है, इसको अगर हम कंप्लीट बनाएंगे, कंप्लीट अगर बनाओगे तो ये एक स्फीयर का ही पार्ट बनता है ना। हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर था और उस स्फीयर में से हमने इतना पार्ट काट लिया है ना, यानी हमारे पास स्फेरिकल मिरर था, उसमें से हमने इतना पार्ट ले लिया है, तो ये स्फेरिकल मिरर का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो ध्यान दें जरा। कॉनकेव मिरर क्या हो गया, तो कॉनकेव मिरर वो होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पार्ट, इसमें बाहर की तरफ हमने पेंट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लाइट आएगा, मान लो जैसे कि इंफ्रारेड से अगर हम रेज को भेजते हैं, ऐसे हमने रेज को हमने इंसिडेंट करवाया है इसके ऊपर, ठीक है। ये लाइटें आ रही हैं इस तरह से, ये इंसिडेंट कर रही हैं इस तरह से, और इंसिडेंट करने के बाद क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो हैं वो किसी एक पॉइंट पर हमें मिलती हुई नजर आएंगे। यहाँ पर मिल गई, तो कॉनकेव मिरर यहाँ पे क्या करता है, कॉनकेव मिरर ये सारी लाइटों को इसने इकट्ठा करा, है ना। यहाँ इकट्ठा करने के बाद एक पॉइंट पर यहाँ पर ला करके एक जो है कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करने कर दिया, सारी पैरेलल लाइन जितनी भी आ रही थी उन सभी को समेट करके एक पॉइंट पर उसने इकट्ठा कर दिया। तो कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि सारी लाइटों को किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है वो, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो जो ये वाला हमारे पास पार्ट है, इसने यहाँ पे गलत बना रखा है, ये वाला ऐसे होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे इस तरह का। ये वाला देखो जरा, कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है, जो यहाँ पर कॉनकेव, कॉनकेव में केव आ रहा ना, केव मतलब होता है गुफा, गुफा मतलब जैसे इस शेप का बन रहा होगा हमारे पास, ठीक है, जो यहाँ पर दिख रहा है केव, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव, केव मतलब गुफा टाइप में बन रहा है यहाँ पर, तो इस टाइप का है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में ये दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ पर ये इधर से पेंट होता है, और अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे इसके ऊपर तो होगा क्या, ये इस तरह से लाइट गई और ऐसे जाने के बाद ये क्या करेगा, ये किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं करेगा, उनको उनको क्या करेगा, फैला देगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये लाइटें जाएंगी, ये गई ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब ये यहाँ पे देख सकते हो लाइटें तो फैल रही हैं यहाँ पे, है ना, लेकिन अगर पीछे की तरफ मिलाते हैं ना तो यहाँ पे वर्चुअली लगती है कि एक ही पॉइंट पर यहाँ पे इकट्ठा हो रही है ऐसे, ठीक है। लेकिन रियल में क्या होती है, यहाँ पर इनको ये फैला रही होती है, फैला रही है मतलब डाइवर्ज कर रही है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को दूसरे नाम से किस नाम से बुलाते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, और जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज मतलब एक जगह कंसंट्रेट करना, इकट्ठा करना, ओके। डाइवर्जिंग मतलब फैला देना, ओके। तो ध्यान रखना कि स्फेरिकल मिरर में हमारे पास दो टाइप के मिरर हो गए, कौन कौन से, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है जैसे केव, यहाँ पे केव जैसे शेप मतलब गुफा टाइप में दिख रहा होगा, जैसे हमारी हथेली होती है, तो इसको अगर हम मोड़ देते हैं हल्का सा, तो अंदर वाला पार्ट जो हो गया, ये हो गया हमारा कॉनकेव, बाहर वाला ऊपरी जो सरफेस हो गया हथेली का, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है। इस तरह से अगर हम मोड़ते हैं तो ध्यान रखना, कॉनकेव का दूसरा नाम कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स का दूसरा नाम डाइवर्जिंग, ओके। अब यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्फेरिकल मिरर में, है ना, उनको पहले यहाँ पे समझ लो क्या क्या। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बताओ ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, कौन सा मिरर है, कॉनकेव। ये मिरर ही नहीं है, बताओ क्यों नहीं मिरर है, पीछे शाइनी सरफेस नहीं है हमने इसलिए। शाइनी सरफेस बनाया नहीं ना अभी, तो इसीलिए ये मिरर नहीं है, ओके। मिरर के लिए क्या कंडीशन है कि कहीं ना कहीं हमें इस सरफेस से इस सरफेस को पेंट करना पड़ेगा, लस्ट्रस होना चाहिए। हाँ। तो यहाँ पर ये इस तरह से, अब बताओ कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है,
ओके, कॉनकेव में। कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर में जो ये हमने लाइन बनाया है सबसे सेंटर से ये जो जा रही है ना, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे बताओ? नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइन है हमारे पास ठीक। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्वेश्चन आता है क्यों बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान रखना प्रिंसिपल की स्पेलिंग PAL, जो हम लिखते हैं ना स्कूल वाले प्रिंसिपल, वही स्पेलिंग इसकी भी रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष इसे हिंदी में बोलते हैं, है ना, जो मेन एक्सिस है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों बोलते हैं इसे प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी हमें पता रहना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझो, ये जो हमारे पास एक स्फीयर का पार्ट है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये हमें कैसे दिखेगा? देखो, तो ये स्फीयर ही दिख रहा है। स्फीयर का क्या होता है? एक सेंटर होता है, तो ये सेंटर हमने O डिनोट किया। सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं R, दैट इज रेडियस, है ना। तो इसको हम इस स्फीयर का रेडियस बोलेंगे, लेकिन क्योंकि हम स्फीयर का एक छोटा सा कर्व यूज कर रहे हैं तो इसे इस रेडियस को क्या बोलते हैं? इस रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों, समझ आया क्या? हमने इस स्फीयर का एक छोटा सा कर्व लिया है, यानी एक कर्वेचर लिया है, तो इस कर्व का जो ये रेडियस है, तो इसीलिए इसको कैसे पढ़ेंगे? R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। R को क्या बोला जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ध्यान रखना जरा, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अच्छा, ये हमारा O क्या है? सेंटर। ठीक है, अब ये जो हमारा सेंटर है ना, और ये जो हमारा पॉइंट होता है जहां पर हमने क्या करा है, इस कर्व के सेंटर से काटा है इसको, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं P, पोल। पोल क्या होता है? पोल वो पॉइंट होता है जहां पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और जो ये कर्वेचर का सेंटर वाला पार्ट है वो कट कर रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, तो ये हमारा पोल है। अब ये ध्यान दो, O और P के बीच में एक पॉइंट होता है जहां पर सारी की सारी लाइटें इकट्ठा होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो देखा जाए तो ये जो फोकस होता है ये रेडियस का हाफ होता है, आधा होता है। अब ये कैसे हम प्रूव भी करेंगे? मैथमेटिकल उससे एक्सप्रेशन से प्रूव करेंगे। हमने 10th में डायरेक्ट पढ़ा था रिलेशन कि फोकल लेंथ F इज इक्वल टू R/2, ये हम प्रूव करने वाले हैं यहाँ पे। अब ध्यान देना, ये जो हमारे पास ये कैपिटल F से शो कर रहा है, ये फोकस है, और यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ होती है, कहां से कहां तक की? तो ध्यान देना जरा, पोल से लेकर के फोकस तक का जो डिस्टेंस है, हमेशा जितने भी हम डिस्टेंस लेंगे वो कहाँ से लेंगे? पोल से लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? F। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको किससे शो करें? R से। R क्या यहाँ पे? रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये वाला क्या हमारे पास? सेंटर। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं सेंटर ही हमारा। ओके, अच्छा, तो जो सेंटर से और पोल से जो लाइन होके जा रही है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अच्छा, ये जो हमारे पास ओपनिंग होती है, जरा ध्यान देना इस चीज को, ये जो ओपनिंग होती है इस मिरर की, ठीक है, ये इस ओपनिंग का एक नाम है, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको हम? अपर्चर। अपर्चर क्या होता है बेसिकली? अपर्चर इज द ओपनिंग ऑफ द मिरर और लेंस, यानी वो मिरर या वो लेंस जिससे लाइटें आ रही हैं या कलेक्ट कर रहा है जितनी लाइटों को जिस ओपनिंग से, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे अपर्चर। तो ये जो ओपनिंग होती है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो ओपनिंग है इसी को हम क्या बोलेंगे? अपर्चर। चाहे मिरर के केस में हम बोलें चाहे फिर वो लेंस के केस में हम बोलें। ठीक है, तो ध्यान रखना ये हमारा अपर्चर है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास ना कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए बी हमने नाम दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? रेज को इंसिडेंट कराएंगे, है ना, और इसको इस तरह से हम पास करते हैं। मतलब मान लो एक मैंने पैरेलल पास करा, पैरेलल पास करके ये कहाँ से गया? फोकस से गया,
और एक मान लो कुछ इस तरह से ऐसे चला गया, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो दोनों लाइनें कट कर रही हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, एक बनेगा इमेज। तो ये हमारा इमेज, ये हमारा ए बी था, ए ऊपर है बी नीचे है यहाँ पे। तो इस छोटे से इमेज का क्या नाम दोगे यहाँ पर, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये मैं एक रफ बना रहा हूँ, अभी मैं रूल्स वगैरह बता दूंगा तुम्हें फटाफट से कि कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा तुम्हें उतने कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं जाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फंडा याद रखना है, उससे फटाफट सारे डायग्राम तुम बना सकते हो, वहाँ पे भूलोगे भी नहीं। तो देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, इमेज है। हमने पढ़ा है कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट से लेकर के ये पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको किस नाम से बुलाते हैं, बताओ जरा। जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये पोल है, यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, हम दिखाते हैं इसको u से। u क्या होता है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ध्यान रखना u क्या है इसमें, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये हमारा इमेज है, इमेज के लिए डिस्टेंस क्या लेते हैं, पोल से ही सारे डिस्टेंस लेने, ध्यान रखना। तो जो हमारा ये इमेज है उसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे v, ठीक है, क्या लेते हैं, v। तो इमेज के लिए हम डिस्टेंस लेंगे v, ठीक है। तो ये है, और ये मैंने डिस्टेंस r बता ही दिया। सेंटर जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस कर्वेचर का सेंटर हमने लिया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के p तक का डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और f से लेकर के p तक का क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। तो ये हमारे कुछ डिस्टेंसेस हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब हम यहाँ पर पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे डिस्टेंस को, वो हमें पता रहना चाहिए। इसमें कोई डाउट तो नहीं, जो मैंने डिस्टेंसेस बताए सब। पी क्या है इसमें, पोल, ठीक है। पोल क्या होता है हमारे पास, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हम लाइन पास कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो इस मिरर को या लेंस को जो यहाँ पे कट कर रहा होता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पे पोल, ओके। अच्छा, ये r क्या होता है, r सेंटर ऑफ कर्वेचर c और p के बीच का डिस्टेंस होता है। f क्या होता है, f होता है फोकल लेंथ, हम बोलते हैं इसको। f और p के बीच का डिस्टेंस होता है f। और u क्या होता है, u को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से लेकर के p तक जो हमारा ऑब्जेक्ट है o है ना, यहाँ पे कोई o मान सकते हैं या a भी मान सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या होगा, v होगा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म है। अब यहाँ पे ना जो हम इसमें साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन मतलब हम डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव कब लेंगे। तो साइन कन्वेंशन के लिए सिंपल सा एक रूल ही ध्यान रखना। वो कौन सा रूल है, वो है कार्टेशियन रूल। कार्टेशियन रूल क्या कहता है, कार्टेशियन रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, तो इधर जो भी हम डिस्टेंसेस लेंगे वो कैसे होते हैं, 1 2 3, ये सारे पॉजिटिव में होते हैं। तो इस साइड में कैसे आएंगे, ये पॉजिटिव के आएंगे। इस साइड में कैसे आते हैं, तो ये आता है -1 -2, इस साइड में तो नेगेटिव के आते हैं। तो अगर हम सेंटर से, ये वाला जो ओरिजिन है सेंटर है ना, इसके इधर जाते हैं तो पॉजिटिव में डिस्टेंस लेते हैं, और इस जो ये ओरिजिन है इसके इधर जाते हैं तो नेगेटिव में लेते हैं। ऊपर जाते हैं तो कैसे लेते हैं, पॉजिटिव का लेते हैं, और नीचे जाते हैं तो कैसे लेते हैं, नेगेटिव का लेते हैं। सेम यही कार्टेशियन रूल हम यहाँ फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे ओरिजिन का काम कौन करेगा, P। यानी अगर P के राइट साइड में जा रहे होगे तो कैसा लोगे साइन, पॉजिटिव का। यानी यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट या इमेज रखा होगा तो हम इस साइड के डिस्टेंस कैसे लेंगे, पॉजिटिव का। लेकिन अगर यहाँ पे पीछे की तरफ जाते हैं तो इस साइड में कैसे लेंगे हम, नेगेटिव का। और अगर हम इसके ऊपर की तरफ जा रहे होते, मतलब मान लो अगर मैंने यहाँ पर एक्सिस बना दिया, ये हमने एक्सिस बना दिया इस तरह से, तो ये हमारा अगर इस P से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस कैसे लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे जा रहे हैं तो कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो यही कार्टेशियन रूल तुम्हें ध्यान में रखना है। तो इसी के बेसिस पर मुझे ये बताओ कि हमारा यहाँ पर U जो है वो पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये वो P के लेफ्ट में बन रहा है। तो U हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। V कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, बताओ V कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव।
सर वी भी तो नेगेटिव ही होगा ना। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि P जो हमारे पास P के लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंस है वो सारे नेगेटिव होंगे, इसका मतलब हमारा R भी नेगेटिव होगा, F भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस साइड में सारा डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो इसीलिए नेगेटिव। बट अगर मान लो इसी का इमेज इधर बन रहा होता कहीं पर, मतलब वर्चुअल इमेज कहीं पे मान लेते हैं कि इधर कहीं पे मान लो कहीं पे बन जाता है नीचे की तरफ, है ना, ऐसे मैंने यहाँ पे ऐसा मान लिया इधर यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव का लेंगे। तो अगर राइट में बनता है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में कोई सा ही बनेगा वो सारा नेगेटिव। मुझे ये बताओ, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट है हमारे पास h, ये जो हाइट है ये हमारे पास इमेज की हाइट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, h डैश। तो ये हाइट h जो है ये पॉजिटिव का होगा कि नेगेटिव का होगा, बताओ। ये h हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा P है, तो ये H हमारा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना, यानी कि Y के पॉजिटिव साइड में जा रहा है ये, तो ये हमारा कैसा होगा, बताओ। पॉजिटिव ही होगा सर जी, वाई डायरेक्शन पे जा रहा है तो। बिल्कुल, क्योंकि ये पॉजिटिव Y की तरफ जा रहा है, तो यानी ऊपर की तरफ ही तो जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सारे पॉजिटिव, तो H हमारा पॉजिटिव, H डैश कैसा होगा, ये H डैश। एच डैश नेगेटिव होगा। हाँ, क्योंकि ये मान लिया ये एक्स एक्सिस है तो इससे हम नीचे की तरफ ही तो जा रहे हैं, तो ये होगा नेगेटिव। तो बस सिंपल सा ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितने भी डिस्टेंस लोगे पॉजिटिव, इस प्रिंसिपल एक्सिस जितने नेगेटिव नीचे की तरफ लेंगे वो सब नेगेटिव। तो यही कार्टेशियन रूल होता है, और यही थोड़ा बेसिक चीजें थी जिसको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन कौन सा यूज करते हैं, हम कार्टेशियन वाला यूज करते हैं, और हमने वो पढ़ लिया। अच्छा, अब हम जब भी इमेज को बनाएंगे ना, तो इमेज को बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रेस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे इमेज बनाएंगे तो वो चीज़ थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इमेज बनाएगा बहुत सिंपल है, आसान सा। ठीक है, वो तुम्हें इतने 10-12 रूल याद नहीं करने हैं, जो सिर्फ 3 रूल हैं यहाँ पे वो याद रखोगे, सभी तरह के तुम इमेज वगैरह बना सकते हो, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है, वो क्या है, तो ध्यान दो जरा। ये हमारे पास है एक मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, बताओ। कॉनकेव। ये है कॉनकेव, है ना, केव जैसा शेप है तो कॉनकेव यहाँ बोल रहे हैं हम, है ना। कन्वर्जिंग, कॉनकेव का दूसरा नाम क्या था, कन्वर्जिंग मिरर। ओके, तो पहला रूल क्या कहता है कि जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी, है ना, जितनी भी पैरेलल इन मान लो ये पैरेलल रेज आएंगी क्या, तो हमारे पास ये ना जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, और इनफाइनाइट पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है। इनफाइनाइट का क्या कहने का मतलब होता है, तो पहले इसको समझ लो। मान लो हमने जो ये मिरर ले रखा, मिरर का साइज बहुत ही छोटा सा, जैसे छोटा साइज का होता है ना, जो लेंस वगैरह है, जैसे मान लो ये छोटा साइज का है, और हमने काफी दूर इससे रख रखा है एक कैंडल को, है ना। अब एक कैंडल है उससे काफी डिस्टेंस पर है, तो इस टाइम पर वो कैंडल एक इनफाइनाइट पर रखा हुआ सोर्स के जैसा काम करेगा। ठीक है, मान लो हमने क्या घर में एक कैंडल जलाया, और हमारा जो चश्मा होता है ना, उसका लेंस होता है, उसकी हम बात करें, उसको हमने क्या करा, हमने 2-3 मीटर दूर रख रखा है, तो 2-3 मीटर भी उसके लिए क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस कहलाएगा। तो उस इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो लाइट आ रही है, रेज आ रही है ना, वो रेज कैसी मानेंगे हम, तो जो इनफाइनाइट से रेज आएंगी उन सभी को हम मानते हैं पैरेलल रेज। तो इनफाइनाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो होता है वो कैसी रेज को एमिट करता है, हमारे लिए पैरेलल रेज, यानी हम मानते हैं कि वो कैसी रेज आ रही होंगी, पैरेलल रेज आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ से जितनी भी रेज आएंगी वो पैरेलली अगर आएंगी तो कहाँ पे मीट करेंगी, तो ध्यान देना, ये पैरेलल रे आई यहाँ पे, इसी के पैरेलल हमने और भी रेज मान ली, ऐसे ये आई, है ना, और ये ऐसे करके आती हैं। तो जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी यहाँ पर, वो सारी की सारी कहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी हमें, तो आंसर है फोकस पे। ये जितनी भी आएंगी वो सारी की सारी यहाँ पर फोकस पे आकर के मिलती हुई नजर आएंगी हमें, इस तरह से, ऐसे गई और ऐसे, ये सारे सारे यहाँ पे फोकस पर मिलेंगे। तो इससे हमने पहला रूल याद कर लिया, क्या, कि ऑल इनफाइनाइट रेज मीट्स एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दी कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के सरफेस से टकराने के बाद वो सारे के सारे कहाँ मीट करेंगी, फोकस पे। तो ध्यान देना जरा,
ऑल पैरेलल रेज मीट एट फोकस, तो जितने भी पैरेलल रेज होती हैं वो फोकस पर मीट करती है, पहला रूल है ये, ठीक है। ये समझ आ गया कि जितने भी पैरेलल रेज आएंगे वो सारे कहाँ पे मिलेंगे, फोकस पे। अब क्वेश्चन आता है कि अगर उस कैंडल को हमने उठा करके फोकस पर ही रख दिया तो अब उल्टा फिनोमिना होगा कि फोकस पे रखा हुआ जो कैंडल है वो कहाँ पे लाइट को डालेगा, तो आंसर है वो इनफाइनाइट पे लाइट को डालेगा। मतलब यहाँ पे रेज ऐसी जाएंगी, ये ऐसे गई और यहाँ पर सरफेस से टकराई, सरफेस से टकराने के बाद कैसे जाएंगी वो जाएंगी इनफाइनाइट पे। तो हमने क्या देखा कि इनफाइनाइट पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उससे पैरेलल रेज जितनी भी आएंगी वो कहाँ पे मीट करेंगी, फोकस पर। और अगर हमने ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रख दिया है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो ध्यान रखना जरा कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। अगर फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। तो ये पहला रूल है, ठीक है। समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, इसमें डाउट तो नहीं है किसी को भी? नहीं भैया। ठीक है। अब दूसरा रूल याद रखो जरा, ठीक है, सिंपल है, ये भी हमें पता है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे होती है वो डायरेक्टली अगर पोल पर स्ट्राइक करा दे, है ना, मतलब मान लो ये हमने इंसिडेंट रे को डायरेक्टली पोल पर इंसिडेंट कराया, तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे किसका काम कर रहा है, नॉर्मल का। याद करो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये पढ़ा था कि नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी इंसिडेंट रे उतना ही एंगल बनाती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है, नॉर्मल के साथ। तो ये वही वाला लॉ है, ठीक है। बट कहने क्या तरीका हो गया कि इफ लाइट डायरेक्टली इंसिडेंट एट द पोल देन इट विल मेक द सेम एंगल एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल आई जितना होगा वो एंगल आर होगा। तो ये लॉ तुम्हें वैसे ऑलरेडी पता है, तो ये वाला हमारा कॉमन वाला है, तो ये हमें पहले से पता है कि अगर डायरेक्ट पोल पर लाइट इंसिडेंट करेंगी तो उतना ही एंगल बना करके लौट जाएंगे। है ये सिंपल सा, लेकिन जब कई बार डायग्राम बनाते हैं तब भूल जाते हैं बच्चे, तो इसीलिए ध्यान रखना कि अगर कोई भी लाइट आई डायरेक्टली पोल पर जितना एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ या प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बना करके वो लौट जाएगी, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। तो ये दूसरा रूल है इसका। तीसरा रूल क्या है, ये लास्ट रूल है और ये इंपॉर्टेंट है, इन तीन रूल ही बस पता रहना चाहिए तो हम तीनों कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं इमेज ड्रॉ। तो देखो तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये है एक कॉनकेव मिरर और हमने लाइट को इंसिडेंट कराया है कहाँ से, सी से। सी क्या कहलाता है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो वो उसी पाथ में वापस लौट जाएगी। मतलब यहाँ से लाइट आई और टकराने के बाद वापस उसी पाथ को ही ये फॉलो करती है, कहीं से भी यहाँ पे डालोगे। जैसे मान लो मैंने कुछ टेढ़ा एंगल करा और यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरह से रेस को पास करवाया सी से, और सी से पास कराने के बाद ये टकराएगा यहाँ पे, और टकराने के बाद आया ऐसे था तो जाएगा भी इसी पाथ पे ही। तो ये हमारे पास तीसरा रूल क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लाइट को पास करेंगे तो वो उसी पाथ को फॉलो करता हुआ रिफ्लेक्ट होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो तीन रूल याद हो गए तुम्हें, ठीक है। पहला रूल क्या था बताओ जरा, पहला रूल क्या था, पहला ऑल पैरेलल रेज कि सरफेस पे पड़ेगा कि सरफेस पे पड़ेगा तो फोकस पे जाएगा, कन्वर्ज होगा। हाँ, और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फोकस पे हुआ तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे। तो ध्यान रखना इनफाइनाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी फोकस पर, फोकस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। दूसरा रूल क्या था कि डायरेक्टली अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे पोल पे तो वो उतना जितना इंसिडेंट एंगल बना रहा है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बना करके पोल से लौट जाएगा, ठीक है। तीसरा रूल क्या था हमारे पास कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वो सेम पाथ को फॉलो करता ही रिफ्लेक्ट हो करके चला जाएगा। तो ये तीन हमारे पास रूल है इंपॉर्टेंट जिससे हम इमेज को बनाएंगे, ठीक है। ये पेपर में तुम्हें पूछेगा नहीं बट ये जरूरी है, बेसिक थे थोड़े से, क्योंकि हम इसमें बनाएंगे इमेज वगैरह तो वहां पे काम आएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आता है, किसी को भी कोई डाउट है इसमें? हाँ, तो क्योंकि ये बेसिक थे और नेक्स्ट क्लास से फिर हमारे डेरिवेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, यानी बेसिक रूल के बेसिस पर हम सभी को करेंगे, ओके। तो फिर यहीं तक रखते हैं आज के लिए। और मैं कह रहा था कि अभी ना बीच में हम कंटिन्यूस क्लास लेंगे, ठीक है।
क्योंकि बीच ठीक में है फिर जी, आगे कोई छुट्टी करनी पड़ सकती है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा लगातार क्लास रख लेंगे। ओके, तो ठीक है, मतलब मैं टाइमिंग वगैरह बता दूंगा, ठीक है, उसमें मैसेज करता हूँ। कल भी क्लास रखना है ठीक। क्या? कल या परसों? परसों से ही रख लो ये, चलो ठीक है, परसों से फिर रख लेते हैं, है ना? परसों से रख लेना और 8 बजे के आसपास रख लेना। हाँ ठीक है, मैं 8 बजे के आसपास रख लूँगा, ठीक है। जैसे टीटीएस में तो वही 7 बजे भी रख सकते हैं, हाँ, बट नॉर्मल वैसे रख सकते हैं, MWS में क्या कहते हैं 8 बजे के आसपास रखेंगे, ताकि हाँ मैथ्स की क्लास है ना मेरी, फिर अच्छा वो दिक्कत है। ठीक है, तो वैसे ही हम कर लेंगे। ओके। ठीक।